ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों ने कल जहाँ पर क्लास छोड़ी थी आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन्हीं के बारे में हम लोग जो है रूल्स देख रहे थे। अब कल हमने जो पढ़ा एक बार मैं आपको उसको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलता हूँ। हमने सबसे पहले ये देखा कि जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है वो किसी परमानेंट सिचुएशन को शो करता है और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो किसी टेम्परेरी सिचुएशन को शो करता है। परमानेंट सिचुएशन और टेम्परेरी सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? परमानेंट सिचुएशन का मतलब होता है जो पहले भी वैसा होता था, अभी भी वैसा ही होगा, हो रहा है और आगे भी वैसा ही होता रहेगा। और टेम्परेरी सिचुएशन का मतलब ये होता है कि अभी वैसा हो रहा है, पहले वैसा होता था कि पता नहीं, और आगे भी वैसा होगा कि पता नहीं। समझ गए ना? तो ये चीज़ क्या होती है? टेम्परेरी सिचुएशन होती है। इज इट क्लियर? ओके, फिर हमने ये देखा कि जैसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ठीक है, जैसे एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, ठीक है, समटाइम्स, ऑलवेज, यूजुअली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम। ये इस तरह के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, ये चूंकि फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद उस चीज़ को अकरेंस दोबारा होती है, यानी वो चीज़ फिर से घटित होता है, तो वो चीज़ क्या हो गई? परमानेंट हो गई। इसलिए इनको हम इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो ठीक इसी समय की बात करते हैं, जैसे कि प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, राइट नाउ। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि ठीक इस समय की बात करते हैं, और चूंकि वो ठीक इस समय की बात कर रहे होते हैं इसलिए उनको जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इस समय हम किसी न किसी काम में कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने ये देखा कि कुछ कंजंक्शंस हैं जिनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इन कंजंक्शंस के बाद अगर विल या शैल का प्रयोग हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में भी हमने देखा, लेकिन उन रिलेटिव प्रोनाउंस का रूल हमने आपको अलग से बताया था कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, अगर इनके पहले जो मेन क्लॉज आया है उसमें फ्यूचर टेंस है तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। लेकिन अगर मेन क्लॉज है, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले वाला सेंटेंस है, उसमें अगर फ्यूचर टेंस नहीं है, वो अगर वहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो आगे वाले क्लॉज में, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है उसमें आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि कुछ एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स के बारे में, कि किन वर्ब्स का हम कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं और किन वर्ब्स का कंटिन्यूअस फॉर्म हम नहीं बनाते हैं। ठीक, एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पर कुछ तरह की फिजिकल एक्टिविटी शो होती है, जो कुछ किसी भी तरह का मूवमेंट, मोशन, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब कहेंगे। ठीक है, वह दो तरह का होता है, एक होता है डूइंग और एक होता है हैपनिंग। डूइंग वर्ब क्या है? डूइंग वर्ब जिसका एक डूअर होता है, डूअर यानी कर्ता जिसे हम कहते हैं, जो काम को कर रहा होता है। ठीक है, और हैपनिंग वर्ब ऐसे वर्ब जो अपने आप हो रहे होते हैं, और ये दोनों एक्शन वर्ब हैं क्योंकि इनमें किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। ठीक, फिर जो दूसरा मेन वर्ब होता है वो होता है स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिखाते हैं। ठीक है, उनको उन एक्शंस में किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी शो नहीं होती है, और चूंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी शो नहीं होती है इस वजह से उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और उनमें आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जाता। ठीक है, इसके भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है, कि कुछ स्टेटिव वर्ब्स जो आपने पढ़े थे उनकी एक से ज़्यादा मीनिंग होती है, और एक मीनिंग में वो होते हैं स्टेटिव और किसी एक मीनिंग में उनसे शो होती है किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी, किसी तरह का कुछ मोशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम उनका कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं, है ना? यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने दो तीन वर्ब्स को देख लिया था, जैसे हमने लव, स्मेल, टेस्ट और लुक, इनके बारे में हमने देख लिया था कि कब इन वर्ब्स का हम कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं और कब हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि लव का एक मतलब होता है किसी के लिए मन में प्यार होना, उस अर्थ में वो स्टेटिव है, और लव का एक अर्थ होता है किसी को फिजिकली जो है उस खेलना कूदना, यानी अपना लव एक्सप्रेस करना, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो गया? वहाँ पे मोशन शो होगा। मोशन शो होगा तो उसका कंटिन्यूअस फॉर्म बनेगा। उसी तरह से स्मेल, स्मेल का एक मतलब होता है क्या? महकना। महकने के अर्थ में
जो स्मेल है वो क्या है, स्टेटिव है, क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं शो होती है। लेकिन जब स्मेल का मतलब होता है सूंघना, तब वहाँ पे उसकी एक फिजिकल एक्टिविटी उससे शो होती है, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूअस फॉर्म बना देंगे। और उसी तरीके से टेस्ट के बारे में भी है। अगर कोई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई खाने का आइटम है, अगर वो बहुत टेस्टी है, तो वहाँ पर वह खाने का आइटम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो उसका एक स्टेट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेटिव हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ पर जो है टेस्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म बनेगा। ठीक है। और इसी तरह से हमने लुक के बारे में देखा था। लुक की भी दो मीनिंग होती है। एक मीनिंग लुक का होता है सीम, यानी प्रतीत होना। प्रतीत होने के अर्थ में वो स्टेटिव है, इसलिए उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। लेकिन लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है ना। जब भी हम लुक का अर्थ देखने के अर्थ में करते हैं तो वहाँ कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है। किस तरीके से होती है ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो वहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब आगे उसी में बढ़ते हैं। ठीक है। हमारा अगला जो वर्ब है वो है फिट। फिट के बारे में देखिए। ठीक है। फिट की भी दो मीनिंग होती है। ठीक है। जैसे ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है, ये मुझे क्या है, फिट है। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि यह जो शर्ट मैंने पहनी है यह मुझे फिट है, तो इस सिचुएशन में फिट जो है वो कंटिन्यूअस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यानी ये स्टेटिव है या फिर यहाँ पर किसी तरह की कोई एक्टिविटी शो हो रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिख दूँ कि दिस शर्ट इज फिटिंग मी, दिस शर्ट इज फिटिंग मी। ठीक है। अब बताइए ये सेंटेंस सही होगा गलत होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? जब मैं ये बोलता हूं दिस शर्ट इज फिटिंग मी, क्योंकि अगर कोई चीज हमें फिट है, ठीक है ना, तो हम वहां पे उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि कोई चीज फिट होने के लिए वहां पर किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। जैसे अगर ये शर्ट मुझे फिट है तो क्या ये शर्ट किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है। समझ गए ना। तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। यहां पर ये स्टेटिव है, तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, दिस शर्ट फिट्स मी। समझ गए ना। लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखूं, जैसे अगर मैं ये कहूं कि द फार्मर is fitting his cart। बताइए अब यहां पर ये सही है कि गलत है? सोचकर बताइए। द फार्मर इज फिटिंग हिज कार्ट, तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि फार्मर की कोई कार्ट होगी जिसे वो फिट कर रहा होगा, कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी तो उसको कुछ फिट कर रहा होगा, कुछ निकाल के कुछ दूसरी चीज फिट कर रहा होगा, टायर फिट कर रहा होगा, कुछ भी फिट कर रहा होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर जो फिट है वो जो है सही है, फिटिंग जो है वो सही है। क्यों सही है? वो इसलिए सही है क्योंकि अगर हम कोई चीज फिट कर रहे होते हैं तो वहां पे फिजिकल एक्टिविटी है। जैसे कि आप घर में सपोज पंखा लगा रहे हैं, पंखा फिट कर रहे हैं, फैन फिट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। घर में लोग हैंगर फिट कर रहे होते हैं तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी तरह की चीज़ को अगर आप फिट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप फिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और चूंकि फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर वो एक्शन वर्ब हो गया, और इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म हम उसका बना सकते हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, हैव के लिए। ठीक है। देखिए ये जो हैव होता है, ठीक है, इसका एक मतलब होता है पजेस। क्या मतलब होता है? पजेस, यानी कोई चीज पास में होना। ठीक है। तो अगर कोई चीज आपके पास में है तो वहां पर किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती है क्या? नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में आप जो है उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझनी है आपको, हैव का मतलब जब पजेस होता है तो हम उसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, हैव गॉट।
तो चाहे आप वहां पर हैव लिखिए, चाहे आप वहां पर क्या लिखिए, हैव गॉट लिखिए, ठीक है, दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर मैं यहां पर लिखूं कि आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा उसको समझिए। अगर मेरे पास एक कार है तो कार होने के लिए क्या वहां पर किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। जब मैं ये कहता हूं मेरे पास एक कार है, तो क्या इस सेंटेंस से किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी का बोध हुआ आपको, नहीं हुआ, समझ गए। तो अगर आपके पास कोई चीज है, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो ये जो सेंटेंस हो गए, ठीक है, यहां पर आप कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाएंगे, वो स्टेटिव है, स्टेटिव है, इसलिए यहां पर आप एम हैविंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे या तो आई हैव अ कार या फिर आप लिखिए आई हैव गॉट अ कार, दोनों ही क्या है, सही है। समझ गए ना। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मिस्टर मोदी हैज, सॉरी, मिस्टर मोदी is having, Mr. Modi is having many fans and followers। ठीक है, तो बताइए ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा। मिस्टर मोदी इज हैविंग मेनी फैंस एंड फॉलोअर्स, सोचकर बताइए। बिल्कुल सही, ये सेंटेंस क्या है, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अगर मिस्टर मोदी के बहुत सारे फैंस और फॉलोअर्स हैं तो क्या इस सेंटेंस से किसी तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटी का सेंस निकलता है, नहीं निकलता है। और नहीं निकलता है इस वजह से हैव यहाँ पर क्या है, स्टेटिव है, और चूंकि वो स्टेटिव है इसलिए आप उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाएंगे। यानी हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, मिस्टर मोदी हैज। ठीक है, इसी तरह से कोई हीरो हो या फिर हीरोइन हो तो उसके भी बहुत सारे फैंस हैं, तो वहाँ पर हम इज हैविंग नहीं कहेंगे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते टाइम इंग्लिश में गलत बोल देते हैं, ही इज़ हैविंग मैनी फैंस, शी इज़ हैविंग मैनी फैंस, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनके बहुत सारे फैंस हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक स्टेट है, आप वहाँ पर किसी तरह की एक्टिविटी नहीं शो होती है, इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे इनको। ठीक, ओके, ठीक है। अब अगली चीज, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, अगर मैं ये लिखूं कि ही इज हैविंग हेडेक, सिर में दर्द हो रहा है किसी के, सोच कर बताइए ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा। ही इज हैविंग हेडेक, बताइए, शाबाश, ही इज हैविंग हेडेक, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। ये भी क्यों गलत होगा, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ही इज हैविंग हेडेक तो इसका मतलब यहाँ पर किसी के सिर में दर्द है। अब अगर किसी के सिर में, दांत में, पेट में, पैर में, कहीं पर भी दर्द है, तो दर्द अगर आपके सिर में हो रहा है तो क्या वहाँ किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी है, बताइए, नहीं ना, वह तो एक स्टेट हो गया ना। बिल्कुल सही, वह एक स्टेट है और वहां पर किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। चूंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ऐसा वर्ब जहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं शो होता है वो स्टेटिव वर्ब होता है और आप उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर भी आप इसको जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। यानी हमें यहां पर क्या लिखना चाहिए, ही हैज हेडेक। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन अब इसमें एक अगली चीज क्या है, देखिए, ये जो हैव है, ठीक है ना, इसकी एक मीनिंग और होती है। हैव की दूसरी मीनिंग क्या होती है, देखिए, हैव की दूसरी मीनिंग होती है ईट, ड्रिंक, ये सब भी होता है। समझ गए ना, ईट, ड्रिंक, टेक, ये सब भी हैव की मीनिंग होती है। और ईट, ड्रिंक, टेक, ये सब जो हैं,
अगर हम इन एक्शंस की बात करें, जैसे कि ईट की अगर हम बात करते हैं, तो ईट जब आप करते हैं तो आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। खाना हाथों से उठाकर आप मुंह में ले आते हैं, फिर उसको चबाते हैं, तो देयर इज सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ऑलराइट, द सेम वे ड्रिंक भी जब आप करते हैं तो वही चीज़ हो गई। आई बात समझ में? वही चीज़ हो गई। ड्रिंक करते हैं तो आप किसी तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, टेक करते हैं तो आप किसी तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हैव का मतलब ये तीनों हो जाएगा, तब चूंकि वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी शो होती है तो हम वहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि he is having lunch, सपोज ये सेंटेंस आपसे कहा जाए तो ये सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों बिल्कुल सही होगा? क्योंकि जब ये कहा जाता है he is having lunch, तो इसका मतलब वो लंच खा रहा है, तो there is some kind of physical activity। समझ गए ना मेरी बात को? तो इसलिए ये सेंटेंस में हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं, यहाँ पर ये स्टेटिव नहीं हुआ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या, she is having कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, जैसे कोल्ड कॉफ़ी मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो शी इज़ हैविंग कोल्ड कॉफ़ी, वह कोल्ड कॉफ़ी पी रही है, तो इसका मतलब पीना क्या हो गया? कुछ तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पर शो होती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सेंटेंस भी क्या है? पूरी तरीके से सही है। या फिर मैं ये कहूँ कि दे आर हैविंग फन, वो मज़े कर रहे हैं। तो फन करना क्या है? ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है ना, राइट? तो ये सेंटेंस भी क्या है? पूरी तरीके से सही है। तो इस प्रकार से हैव का हम इन यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन एक्शंस के थ्रू हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था, हैव का मतलब जब पजेस होता है तो वहाँ पर हम उसका हैव गॉट लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव अ कार या आई हैव गॉट अ कार। ठीक है, या इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं मिस्टर मोदी हैज़ मेनी फैंस एंड फॉलोअर्स, या मिस्टर मोदी हैज़ गॉट मेनी फैंस एंड फॉलोअर्स। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है ही हैज़ अ हेडेक या फिर ही हैज़ गॉट अ हेडेक। समझ गए? लेकिन यहाँ पर जब हैव का मतलब ईट ड्रिंक या टेक होता है तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में हैव गॉट आप वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिर्फ पजेस के अर्थ में ही आप हैव को जो है हैव गॉट लिख सकते हैं। बाकी ईट ड्रिंक या टेक के अर्थ में आप हैव की जगह हैव गॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे एक दूसरा वर्ब लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला जो वर्ब है वो है क्या? सी। ठीक है, सी की जो है वो 3 मीनिंग होती है, वो 3 अलग अलग अर्थों में यूज होता है। ठीक है, आइए समझते हैं किस प्रकार से। तो सी का जो पहला अर्थ है वो है क्या? सी का मतलब हो गया देखना। आई बात समझ में? राइट, क्या हो गया? देखना। यहां पर ये सेंस वर्ब है। ठीक है, जैसे कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं। एक सेंस है क्या हमारा? आई। एक सेंस है क्या? नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंसेस हैं, इनके 5 काम है। तो यहाँ पे जो सी है वो सेंस वर्ब है। आई बात समझ में? वर्ब ऑफ सेंस जिसको हम बोलेंगे। तो देखना हो गया। ठीक है, अब जैसे लुक है, लुक माने भी देखना होता है। सी है, इसका मतलब भी देखना हो गया। वॉच है, इसका मतलब भी देखना क्या हो गया। लेकिन तीनों में डिफरेंस है, तीनों अलग अलग जगह यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं अभी हम देख लेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं एबिलिटी की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे जब सी जो है वो एबिलिटी शो करता है, क्या शो करता है? एबिलिटी, देख सकने की। जैसे भगवान ने आपको आंखें दी हैं तो आप देख पा रहे हो मेरा ये वीडियो, और मैं क्या लिख रहा हूँ वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सी हो गया देखना, ये एबिलिटी शो कर रहा है। तो जनरली ये कैन के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? कैन का। और ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बन सकता, क्योंकि एबिलिटी क्या है? एबिलिटी एक तरह का स्टेट होता है। समझ गए मेरी बात को?
एबिलिटी एक तरह की स्टेट है, आप वहाँ पे उसको जो है फिजिकल एक्टिविटी के रूप में नहीं शो कर सकते हैं और इसलिए उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एबिलिटी जब भी दिखाना होगा सी के थ्रू तो कैन के साथ यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई कैन सी वॉट यू आर राइटिंग। ठीक है, जो भी तुम लिख रहे हो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, और ये सेंटेंस एकदम सही है, कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पर नहीं बन सकता है। ठीक है, फिर सी का एक दूसरा मीनिंग भी होता है। सी का मतलब होता है क्या, अंडरस्टैंड। सी का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, यही होता है ना। अब मुझे एक बात बताइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, तो उसके लिए क्या आप किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? तो समझना से क्या किसी तरह की कुछ एक्शन का बोध होता है? जब मैं कहता हूँ हाँ मैं समझता हूँ, तो क्या वहाँ पे किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी का सेंस निकला? बोलिए, नहीं। ठीक है, समझना से किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी का बात नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो सी हो गया अंडरस्टैंड के अर्थ में क्या हो गया, ये स्टेटिव हो गया। समझ गए ना, इसलिए इसका भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं कि आई एम सीइंग व्हाट यू आर सेइंग, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए ना, क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो अंडरस्टैंड के अर्थ में, अगर कोई बात कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको समझते हैं। समझ गए ना, तो समझने के लिए समझना जो है उससे किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी का बोध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटिव है। और स्टेटिव है इसलिए इसका कंटिन्यूअस फॉर्म हम नहीं बनाएंगे, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई सी वॉट यू से। समझ गए ना, आई सी वॉट यू से, जो तुम कहते हो मैं समझता हूँ। ठीक है ना, ओके। अब तीसरा मीनिंग इसका देख लीजिए। सी का एक तीसरा मीनिंग होता है क्या, मीट। ठीक है, अब मीट माने क्या होता है, या सभी समझते हैं। मीट माने क्या होता है, मिलना। क्या होता है, मिलना, किसी से मिलना। अच्छा, मिलना क्या है, क्या वह एक स्टेट है या उससे किसी तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटी का बोध होता है? बताइए। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही सोचा है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। समझ गए ना, तो मिलना एक ऐसा वर्ब है जिससे फिजिकल एक्टिविटी का बोध होता है, और इसलिए हम यहाँ पर सी का कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं मीट के अर्थ में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आई सी my son's teacher today. I see my son's teacher today. तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है ये सही है या फिर गलत है? I see my son's teacher today, सोच कर बताइए। बिल्कुल सही, ये जो सेंटेंस है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर गलती निकालने के कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आई सी माई सन्स टीचर, मैं अपने बेटे के टीचर से क्या करता हूँ, मिलने जा रहा हूँ। आई बात समझ में, या मिलूँगा। तो यहाँ पर जो है मिलने की बात हो रही है, न तो समझने की बात हो रही है, न ही देखने की बात हो रही है। भाई टीचर को देख के मैं क्या करूँगा, ठीक है, या फिर टीचर को समझ के मैं क्या करूंगा? तो यहाँ ना देखने की बात हो रही है ना समझने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सी का यूज़ यहाँ पे इन दोनों अर्थों में तो यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये जो है तीसरे अर्थ में यूज़ होगा, यानी मिलने के अर्थ में यूज़ होगा। अब यहाँ पर ये टेम्परेरी सिचुएशन है कि परमानेंट सिचुएशन है, वो भी हमें समझ लेना है। अगर ये परमानेंट सिचुएशन शो करता है तब तो सी यहाँ पर जो है मिलने के अर्थ में भी कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर ये कोई टेम्परेरी सिचुएशन शो करता है तो हम इसका कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टुडे। क्या लिखा हुआ है, टुडे। टुडे माने आज, तो सिर्फ आज की बात हो रही है। आई बात समझ में, तो सिर्फ आज की बात जो हो रही है वो परमानेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, राइट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि
टुडे, टुमारो, दिस ईयर, कमिंग ईयर, ऐसे अगर कुछ वर्ड्स आ जाएं, दिस संडे, नेक्स्ट मंडे, ठीक है, कमिंग संडे, राइट, तो जनरली वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखे जाते हैं, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर समय की बात कर रहे होते हैं, हर समय की बात नहीं कर रहे होते हैं। समझ गए ना? तो यहां पर जो है ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई एम सीइंग। ठीक है, जैसे आप किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुडे। या अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे जो फार्मा कंपनीज होती हैं, वो जो है अपने ड्रग्स के एडवर्टीजमेंट के लिए एमआरस को रखते हैं, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स क्लिनिक जाकर, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेगा, आई एम सेइंग दिस डॉक्टर टुडे, राइट? समझ गए? तो इस तरीके से आप जो है सी का कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं। एक तो हो गया एबिलिटी जब बतानी होगी कि आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम जनरली इसको कैन के साथ यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ नहीं होता, क्योंकि एबिलिटी क्या है, वो एक स्टेट होती है, कोई भी एबिलिटी एक स्टेट होगी। ठीक है, सी का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड के अर्थ में भी वो क्या हो गया, किसी तरह की कोई एक्टिविटी शो नहीं होती है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। इसी तरह से कई बार आप किसी बात पे बोलते हैं ना, ओ आई सी, तो ओ आई सी, सी कौन सा सी, ये वाला सी है, समझ में आई बात? कंटिन्यूअस आप नहीं बनाते हैं। लेकिन सी का अर्थ जब होता है मीट यानी मिलना, तब हम उसका कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर हम फिजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो अगर वहां कोई टेम्पररी सिचुएशन है तो आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात जो मैंने आपसे अभी कही थी कि सी, लुक और वॉच, इन तीनों में डिफरेंस है। किस तरीके से इन तीनों को यूज किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको हम लोग जो है कुछ सेकेंड्स में समझ लेते हैं। सी जो होता है ये एबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है? एबिलिटी। समझ गए ना? तो किसके साथ यूज किया जाएगा? कैन के साथ। वॉच कहाँ यूज किया जाता है? वॉच यूज किया जाता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर कोई चीज आप कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं? वॉच। जैसे कि आप टीवी, सीरियल, ठीक है, जैसे कि वी वॉच मैचेस, सीरियल्स, फिल्म्स, ये तमाम चीजें हम लोग क्या करते हैं? वॉच करते हैं। इज इट क्लियर? और सी किसी की एबिलिटी, जैसे कि आई या फिर ही, सी, ठीक है ना, कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, राइट? और लुक क्या है? लुक जो है वो डायरेक्शन जहां पे बताना होगा। ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज किया जाएगा? लुक। जैसे हम लोग बोलते हैं लुक बिहाइंड, तो मुंडी हमारी क्या होती है? पीछे घूम जाती है। ठीक है, लुक हियर, तो यहां पर हम देखने लगते हैं। लुक देयर, तो वहां पे देखने लगते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया, पीछे का डायरेक्शन, इधर का डायरेक्शन, उधर का डायरेक्शन। तो जहां पे भी डायरेक्शन की बात करनी होगी वहां पर हम क्या लगाते हैं? लुक लगाते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि, ठीक है, हम बोलते हैं क्या? लुक बिहाइंड, लुक हियर, लुक देयर। समझ गए ना? इज इट क्लियर? लुक एट द टॉप। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से टॉप पे देखना हो तो हमारी मुंडी ऐसे हो जाती है, तो डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लुक यूज करते हैं। है ना सिंपल? मैंने कहा था कुछ सेकेंड से हम सीख जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? थिंक और फील बचे हुए हैं। आइए इनको भी समझ लेते हैं कि फील और थिंक को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो थिंक और फील है, ये जो थिंक और फील है, ठीक है, इनका एक यूज तो होता है ओपिनियन बताने के लिए। ठीक है, राय बताने के लिए, राइट? जैसे टू गिव ओपिनियन, समझ गए ना?
टू गिव ओपिनियन। अरे यार थोड़ा सा पानी देते हैं, ये कट जाएगा ना बीच में से, तो बीच में से तो कट जाएगा ना। एडिट करते समय तो कट जाएगा ना। ओके ओके ठीक है फिर। उसमें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, अब इसमें काटना पड़ेगा। ओके तो अब हम लोग अगला जो वर्ब बचा हुआ है वो थिंक और फील है। आइए उनके बारे में भी जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं, वो भी काफी सिंपल है। ठीक है, तो थिंक और फील, इसके बारे में देख लीजिए। थिंक और फील, इनका एक अर्थ होता है टू गिव ओपिनियन। ठीक है, टू गिव ओपिनियन, राय देने की बात जब होगी। ठीक है, जब ये राय देने की बात होते हैं के अर्थ में यूज किए जाएंगे तो इनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात पे। ऑलराइट, जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई एम थिंकिंग ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन, सपोज ये सेंटेंस कहा जाए, तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पर हम राय देने की बात कर रहे हैं, समझ गए, और राय देने की बात हो रही है, इसलिए यहां पर कंटिन्यूअस नहीं यूज होगा। ठीक है, यानी हमें क्या लिखना चाहिए? आई थिंक। क्या लिखना चाहिए? आई थिंक। उसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि आई एम फीलिंग शी इज परफेक्ट फॉर यू, तो ये सेंटेंस भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? वो रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि यहां पे भी मैं राय देने का काम कर रहा हूं, समझ गए ना, फील से। तो राय देने के लिए आप थिंक का भी यूज कर सकते हैं, फील का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप यहां पर आई एम फीलिंग ना लिखकर आप क्या लिखेंगे? आई फील। इज इट क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो जब भी राय देने की बात होगी वहां पर हम जो है कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग चीजों में भी यूज किए जाते हैं। जैसे थिंक की एक मीनिंग होती है टू कंसीडर समथिंग। आए बात समझ में? यानी किसी चीज पर विचार करना। तो विचार करने के अर्थ में हम लोग थिंक का कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई थिंक ऑफ क्विटिंग दिस जॉब, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होगा ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पे थिंक का मतलब है क्या? विचार करना। आई बात समझ में? और विचार करने के अर्थ में हम लोग इसका कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं। यानी यहां पर थिंक के बजाय क्या होना चाहिए था? थिंक के बजाय होना चाहिए था आई एम थिंकिंग। क्या होना चाहिए था? आई एम थिंकिंग। समझ गए? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैन मेक ing फॉर्म। समझ गए ना? ing फॉर्म हम बना सकते हैं। ऑलराइट, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूं, अगर ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई कि थिंक जब ओपिनियन देने के लिए यूज किया जाता है तो हम कंटिन्यूअस बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, और जब वो कंसीडर करने के लिए कुछ यूज किया जाता है तो कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है ना? तो उसके ऊपर और एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई एम
I am thinking you shouldn't invite them. बताइए राइट है कि रॉन्ग है? I am thinking you shouldn't invite them. राइट और रॉन्ग? बोलिए, शाबाश। ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पर आई एम थिंकिंग के बजाय क्या होना चाहिए था? आई थिंक। क्यों होना चाहिए था? क्यों होना चाहिए था? क्योंकि यहां पर ये राय देने का काम कर रहा है। समझ गए ना? क्या काम कर रहा है? राय देने का, ओपिनियन दे रहा है। अगला एग्जांपल, जैसे अगर मैं ये कहूं कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट? बताइए राइट है या रॉन्ग है? व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट? इज इट राइट और रॉन्ग? दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज यहां पर हम किसी बात पे विचार नहीं करते हैं। अगर किसी के बारे में आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप अपनी राय व्यक्त कर देते हैं। भाई गवर्नमेंट के बारे में हम राय व्यक्त करते हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में बैठ के विचार नहीं करते हैं। समझ गए ना? ये गवर्नमेंट के जो मेंबर है वो बैठ के भले विचार करते हो, बट वी डोंट कंसीडर एनीथिंग। समझ गए ना? वहां पे हम किसी चीज को कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी तो जो राय होगी किसी गवर्नमेंट को लेकर, क्योंकि हम वो चीज क्या करते हैं, तुरंत बता देते हैं। ठीक, तो यहां पर व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट के बजाय क्या होना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द गवर्नमेंट? गॉट माई पॉइंट एवरीबॉडी? ऑलराइट, अब थोड़ा सा फील के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, फील भी जो है वो सेंस वर्ब के रूप में आप इसका कंटिन्यूअस बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूं आई फील कोल्ड, ये भी सही है। और अगर मैं लिखूं आई एम फीलिंग कोल्ड, ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट। समझ गए ना? चाहे आप लिखो आई फील कोल्ड, चाहे आप लिखो आई एम फीलिंग कोल्ड, आई फील हॉट, आई एम फीलिंग हॉट। समझ गए ना? इस तरीके से। इज दैट क्लियर? तो फील जो है सेंस वर्ब के रूप में कंटिन्यूअस बना भी सकते हो और नहीं बना सकते। ये सब चीजें जो भी मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप सभी अपनी नोटबुक में इसको नोट करते हुए चलें। ठीक है, इससे आपका अच्छा नोट्स तैयार होगा और चीजें फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना? और जब आप रिवीजन करोगे तो सारी चीजें आपको पता होंगी। इज इट क्लियर? इसलिए जो चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो डिक्टेट करता हूं, उसको भी आप सभी नोट कर लिया करिए तुरंत। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि फील जो है सेंस वर्ब में कंटिन्यूअस फॉर्म आप बना भी सकते हो और नहीं बना सकते हो। इसको आप सभी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। ठीक, ओके। और फील जो है एक अर्थ में और यूज होता है। ठीक है ना? फील जैसे कि अंधेरे में हम कोई चीज फील करते हैं, कहाँ पे चेयर है, कहाँ पे टेबल है, ऐसे करते हैं ना। अरे लाइट चली गई, अचानक से अंधेरा हो गया, तो कैंडल कहाँ रखी है, ऐसे अंधेरे में हम लोग टटोल के निकालते हैं ना, राइट? तो एट दैट टाइम वी आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, राइट? और वहाँ पे जनरली हम लोग फील के साथ क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे कंटिन्यूअस बना सकते हैं, राइट? राइट, जैसे कि he is feeling for the key। ठीक है ना? he is feeling for the key in the dark। ठीक है ना? अंधेरे में वह क्या कर रहा है?
अपनी चाबी को टटोल रहा है, कहाँ गई चाबी मेरी, समझ गए मेरी बात को, इस तरीके से। तो वहाँ पर हम उसका कंटिन्यूअस फॉर्म बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फिजिकल एक्टिविटी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो ही फील्स, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, नोट कर लीजिए सारी चीजें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे चला जाए। ठीक है, अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे वो क्या बातें कर रहे थे कि इन सब वर्ब्स को दो मीनिंग है, और एक मीनिंग में ये कंटिन्यूअस बनते हैं और एक दूसरी मीनिंग में इनका कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं। ठीक है, जब कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं तो वहाँ मीनिंग होती है स्टेटिव, और जब कंटिन्यूअस बनाते हैं तो वहाँ मीनिंग होती है कुछ फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, किसी तरह के मोशन या मूवमेंट से रिलेटेड तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर वो टेम्परेरी सिचुएशन है। ओके, अब पीछे हम लोग एक चीज पढ़े थे, किसके बारे में? ऑलवेज के बारे में। ठीक है, हमने ये सीखा था कि ऑलवेज जो होता है, ठीक है, ये कौन सा टेंस में यूज होता है? ये इंडेफिनिट टेंसेस में यूज होता है। यही पढ़ा था हमने, इंडेफिनिट टेंसेस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंसेस में यूज होता है। ऑलराइट, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑलवेज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द मीनिंग। ठीक है, ऑलवेज का यूज जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो देयर इज सम काइंड ऑफ एंगर और इरिटेशन। समझ गए ना? वहां पे किसी तरह का कुछ गुस्सा या इरिटेशन शो होगा, तभी ऑलवेज का प्रयोग हम लोग उसमें करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी एंगर इरिटेशन ये शो करता है कि वो चीज़ बार बार आपके साथ घटित होती है, इसलिए आप उसकी वजह से क्या है? परेशान है। समझ गए मेरी बात को? तो वहां पर आप ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। ऑलवेज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं टू शो एंगर और इरिटेशन। सॉरी, ठीक है, किसी तरह का एंगर या इरिटेशन बताने के लिए ऑलवेज का यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आई लॉस्ट माई सेल फोन। ठीक है, मैं अपना सेल फोन खो दिया। ठीक है, आई एम ऑलवेज लूजिंग इट। ठीक है, मैं हमेशा उसे खोता रहता हूं। इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सेल फोन था, आपने उसे खो दिया, तो आप ये बात किसी को बता रहे हैं मेरा सेल फोन खो गया, और फिर आप ये बता रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ होता रहता है, यानी आई एम ऑलवेज लूजिंग इट। ठीक है, मैं हमेशा उसे खोता रहता हूं, यानी कई बार आपने सेल फोन अपना खो दिया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसी तरह से जैसे मैं कहूं क्या कि शी इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। शी इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। यहां पर भी देखिए ऑलवेज का यूज मैंने किस में यूज किया है? कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया है, राइट? शी इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, वह मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। तो भाई कोई अगर किसी को डिस्टर्ब करता है तो गुस्सा आता है ना। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं और कोई आपको आके डिस्टर्ब करे तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, या फिर आप इरिटेट फील करेंगे, राइट? तो एंगर या इरिटेशन शो करने के लिए हम लोग ऑलवेज का प्रयोग
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। लेकिन अगर वहाँ एंगर या इरिटेशन नहीं शो होता है तो आप जो है उसका प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे या इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इज इट क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। जैसे इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि राहुल इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। गलत क्यों माना जाएगा? गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप उससे गुस्सा या इरिटेट नहीं होते हैं। मदद करने पे तो हम और ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना, और उसको थैंक्स वगैरह बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एंगर या इरिटेशन नहीं है। तो जब ऑलवेज कंटिन्यूअस में यूज़ होगा तो वहाँ हमेशा कुछ ऐसा एक्शन की बात होनी चाहिए जिससे कुछ एंगर या इरिटेशन शो हो। जैसे ये पे दो चीज़ें लिखी हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है, बाइक आपकी बार बार ख़राब हो जाती है, तो आप क्या लिखेंगे? माई बाइक इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। समझ गए ना? यानी मेरी बाइक हमेशा क्या होती है? बार बार बिगड़ जाती है। तो बार बार बिगड़ने से आप उससे क्या है? इरिटेट हैं, राइट, इरिटेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं शो होगी। इज इट क्लियर? उल्टा हमें खुशी होती है कि कोई व्यक्ति तो है जो हमारी मदद कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखना चाहिए राहुल ऑलवेज हेल्प्स मी। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो इसको आप सभी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। फिर आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या है ये चीज? जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअस बनाने के लिए कई बार बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग। और बीइंग के बाद यहां पर कोई एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन आता है। समझ गए ना? कोई एडजेक्टिव आएगा या फिर कोई नाउन आएगा। समझे आप मेरी इस बात को? ओके, आइए समझते हैं किस प्रकार से। ठीक है, देखिए जनरली बीइंग का यूज़ हम कई जगहों पर करते हैं। बीइंग का यूज़ हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे बीइंग लीडर, ठीक है ना, ही शुड नॉट कीप समथिंग सीक्रेट। या फिर बीइंग का यूज़ हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी करते हैं, जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, तो वहाँ पे बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर बीइंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ हो रहा है और ये कोई पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है ना? इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज एम आर आ गया, इज एम आर। ठीक है ना? या वॉज वर्ब भी आ सकता है अगर पास्ट टेंस में आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव या नाउन, ये चीज शो करती है सम काइंड ऑफ टेम्पररी, some kind of change in behavior and that too temporary। समझ गए ना? यानी किसी तरह का बिहेवियर में बदलाव और वो भी अस्थायी। समझ गए ना? टेम्पररी है वो बदलाव, राइट। दैट मीन्स कि एक्चुअली दैट पर्सन इज नॉट जनरली ऑफ दैट बिहेवियर, वह उस बिहेवियर का नहीं है। जो बिहेवियर अभी शो कर रहा है, ठीक है ना, वो जनरली उस बिहेवियर का नहीं है। बट एट द मोमेंट फॉर एनी रीजन ही इज बिहेविंग इन दैट वे। समझ गए मेरी बात को? आइए समझते हैं कि मैंने जो बोला उसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अगर मैं कहूं कि ही इज नॉट ग्रीडी, ठीक है, वह लालची नहीं है। इसका मतलब कि ये मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, उसमें लालच वाला बिहेवियर नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, बट आई डोंट नो why he is being, but I don't know why he is being greedy at the moment।
ठीक है। अब यहां पर देखिए, ही इज नॉट ग्रीडी, किसी व्यक्ति की बात हो रही है जो कि लालची नहीं है, उसमें लालच का बिहेवियर नहीं है, बट एट द मोमेंट ही इज बिहेविंग इन दैट मैनर एज इफ ही वर ग्रीडी। अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो क्या हो, लालची हो। तो उसके उसी चीज को देखकर आसपास के लोग ये बात कर रहे हैं, उसको जानने वाले किसी को बता रहे हैं कि एक्चुअली ही इज नॉट ग्रीडी बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो इस समय ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा लालच क्यों शो कर रहा है इस मोमेंट पे। समझ गया ना, इस समय वो लालची क्यों बना हुआ है। इज इट क्लियर? तो देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन बिहेवियर एंड दैट टू टेम्पररी। समझ गया ना, बिहेवियर में बदलाव है और वो भी अस्थायी बदलाव है। ठीक है, लालची अभी बन रहा है लेकिन जनरली वो लालची नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, जैसे एक दूसरा एग्जांपल, ही इज वेरी कूल एंड काम माइंडेड। वो बहुत ही ठंडे और शांत दिमाग का है। समझ गए ना? इज इट क्लियर? यानी ये उसका एक नेचुरल व्यवहार है कि वह ठंडे और शांत दिमाग का आदमी है। ठीक है, अब इसके बिहेवियर में अगर थोड़ा बहुत बदलाव होता है, जैसे मान लीजिए वो कुछ गुस्सा कर रहा है या बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, तब हम वहाँ पे क्या बताते हैं कि भाई ये बिहेवियर में बदलाव क्यों है मुझे नहीं पता, बट he is being very angry, ठीक है, right now, लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। समझ गए ना, he is being very angry right now, तो there is some kind of change in behavior and that too temporary, वो बिहेवियर उसका परमानेंट नहीं है। समझ गए? तो इस तरीके से जब किसी व्यक्ति का कुछ और बिहेवियर हो लेकिन उसके उस बिहेवियर से हटकर वो किसी और प्रकार से बिहेव कर रहा हो, ठीक है, और वो बिहेवियर जो है उसका जो अभी बिहेव कर रहा है वो टेम्पररी हो, तो वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप सभी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप सभी लिख लेना कि जब किसी नेचुरल बिहेवियर में टेम्पररी सिचुएशन में कुछ चेंज दिखाना हो तभी ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो था, अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन दोनों टेंसेस को आप अच्छे से पढ़िए और जो चीज़ें न समझ में आए उसके बारे में पूछते रहिए। ठीक है, हम लोग हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं और डिटेल में आपको पूरा आंसर समझाया जाएगा। ऑलराइट, अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वो हमारा अगला टेंस है और वो अगला टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है ये आपको मैं शुरू में बता चुका हूं। हैज लगता है सिंगुलर वर्ब के साथ, यानी ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगेगा? हैज। और हैव कहाँ लगता है? आई के साथ, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। और आगे क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ गए मेरी बात को? तो ये तो हो गई पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फंक्शन क्या है? ठीक है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फंक्शन होता है, यूज क्या होता है? ठीक है ना, इट शोज, ये दिखाता है, ठीक है, फिनिश्ड एक्शन या कंप्लीटेड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन which is
कनेक्टेड टू द प्रेजेंट टाइम, ध्यान समझिए, विच इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट टाइम, जो कि किससे जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, प्रेजेंट टाइम से। फिनिश्ड एक्शन, काम पूरा हो गया है। जनरली काम पूरा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में करते हैं, भाई वो चीज हो गई, पास्ट हो गया, राइट। लेकिन अगर उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, किससे है, प्रेजेंट से, तो उसको हम कौन सा टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, उसे पास्ट टेंस में नहीं लिखा जाएगा। इस चीज पर बहुत ध्यान देना। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके। और 60 to 70% क्वेश्चंस इन्हीं 4 टेंसेस से बनाए जाते हैं। कौन कौन से, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। 60% जो टेंस के क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं 4 टेंसेस से बनते हैं, ठीक है। बाकी 40% में बाकी के जो 8 टेंसेस हैं वहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। इज इट क्लियर? इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को आपको बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है। ऑलराइट, ओके। अब यहां समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो दिखाता है फिनिश्ड एक्शन को, जो कि किससे कनेक्टेड है, प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर वहां प्रेजेंट टाइम नहीं है तो वो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। जैसे अब यहां पर कुछ एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जिनके आने पर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही होना चाहिए। जैसे अभी आपने पीछे देखा था कि कुछ एडवर्ब्स थे जिनके आने पर हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी थे जिनके आने पर हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज कर रहे थे। फिर कुछ एडवर्ब्स थे प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, जिनके आने पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे थे। इसी तरीके से कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके आने पर हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। ये एडवर्ब्स कौन से हैं, आइए इनके बारे में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये एडवर्ब्स हैं, कुछ तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं, जैसे कि समटाइम्स, ऑलवेज, ठीक है, और हार्डली, scarcely, rarely, seldom, never, ever। ये कुछ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं। इनके आने पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे ये सवाल पूछेंगे कि सर ये जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं इनको तो हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल सही बात, ठीक है। इनका प्रयोग हम लोग इंडेफिनिट टेंस में भी करते हैं, और ये जो मैंने कुछ गिने चुने फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स यहाँ पे लिख रखे हैं इनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं का जितना मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आई बात समझ में। और जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं जो वहाँ पे लिखा था एवरी टाइम, ठीक है, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, आई बात समझ में, ठीक है, उनका प्रयोग नहीं। सिर्फ ये जो गिने चुने मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, इन्हीं फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स की बात कर रहा हूं कि सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसा कि आप में से कई बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर जब हम इनको प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में भी यूज कर सकते हैं या इंडेफिनिट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, तो हम कैसे पहचानें कि इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज करना है या फिर इन्हें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में यूज करना है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप की मर्जी, आप इन्हें किस टेंस में यूज करना चाहते हैं। अगर आप कोई रेगुलर आपकी हॉबी हैबिट दिखाना चाहते हैं तो आप इनको यूज करिए क्या, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, ठीक है।
अगर आप किसी फिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं तो आप वहाँ पर ये दिखाइए कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है। डिफरेंस बहुत क्लियर है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि he always helps me, he always helps me, एक सेंटेंस ये है और ये पूरी तरीके से सही है। यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग कौन से टेंस में हुआ है? यहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई बात समझ में? भाई ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, या सिंपल प्रेजेंट, राइट। और अगर मैं ये कहूँ कि he has always helped me, he has always helped me, तो ये भी सेंटेंस सही है। और ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है आपका अभी जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही सेंटेंस सही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट when I say he always helps me, that means कि अगर मैं ये एक टाइम लाइन बना दूं, ठीक है, और ये सेंटेंस मैंने कब बोला? सपोज अभी, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया? फ्यूचर टाइम जो कंटिन्यू है। ठीक है, और ये सपोज क्या है? कोई पास्ट टाइम है। आई वाज सन में? Now, when I say he always helps me, that means ये सेंटेंस मैंने बोला कब? अभी प्रेजेंट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह पहले भी मेरी मदद करता था, यानी यहाँ पर भी उसने मेरी मदद की। ठीक है, और आज भी कर रहा है वो, और आगे भी मदद करना उसका क्या होगा? चलता रहेगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है भाई, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं ये कहता हूं मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, ठीक है ना, मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। ठीक है, अगर मैं ये सेंटेंस कहता हूं तो क्या मैं सिर्फ आज सुबह 6 बजे उठा? नहीं, मैं पिछले कई दिनों से या कई महीनों से, कई सालों से 6 बजे उठ रहा हूं। समझ गए मेरी बात को? आज भी उठा हूं, और जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूं मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, तो आगे भी इसका मतलब 6 बजे ही उठता रहूंगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर वही चीज है, जब ये कहा जाएगा ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ये सेंटेंस प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में है। सेंटेंस मैंने अभी प्रेजेंट में कहा, यानी अभी वो मेरी मदद करता है, पीछे भी उसने किया है और आगे भी करता रहेगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, लेकिन यही चीज जब मैं इस सेंटेंस में कहता हूं ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, ठीक है, यहां पर भी हम लोग एक टाइम लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये टाइम लाइन है, ये हो गया आपका प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट, और ये हो गया आपका फ्यूचर। अब जब मैं कहता हूं कि ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, इसका मतलब प्रेजेंट में तो उसने मेरी मदद करी ही, ठीक है ना, पास्ट में भी करी, लेकिन फ्यूचर में करेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। समझ गए ना? यानी मैं इस प्रेजेंट के आगे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहीं की बात कर रहा हूं। यहां पे क्या है? यहां पे उसने पास्ट में भी किया और फ्यूचर में भी किया और प्रेजेंट में भी कर रहा है। यहां पे उसने पास्ट में किया, अभी किया, आगे फ्यूचर में, भाई प्रेजेंट के बाद जो भी टाइम आता है सारा क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। फ्यूचर में करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। समझ गए ना? ये बेसिक डिफरेंस है ऑलवेज के, या ये जो भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स मैंने लिखे हैं उनमें। समझ गए ना? ये जो भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं इनको हम प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस। गॉट माई पॉइंट? आई होप कि अच्छे से आप सभी के समझ में ये बात आ गई होगी। ठीक है, और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे अगर मैं ये कहूं क्या, जैसे अगर ये कहा जाए क्या, सॉरी, अगर ये कहा जाए क्या, ही हार्डली डज एनीथिंग, ही हार्डली डज एनीथिंग, वो शायद ही कुछ काम करता है, ये भी सही है। और अगर ये कहा जाए क्या,
ही हैज़ हार्डली डन एनीथिंग। ठीक है ना, ये सेंटेंस भी सही है। ये है प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में ऊपर वाला, और नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। अब हार्डली का प्रयोग दोनों में हुआ है। दोनों की बेसिक मीनिंग में डिफरेंस क्या है? बेसिक मीनिंग में डिफरेंस ये है कि इसने अभी भी कुछ नहीं किया है, पहले भी कुछ नहीं किया था, और आगे भी कुछ नहीं करेगा। प्रेजेंट डिफरेंट में इसका ये मतलब हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हार्डली का यूज हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने पहले भी कुछ नहीं किया है और अभी भी उसने कुछ नहीं किया है, आगे का पता नहीं। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज होती है। ठीक है, सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स जो कि मैंने यहां पे आपको ये सर्कल किया हुआ है, सिर्फ इन्हीं फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी और जो बचे हुए फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं उनका प्रयोग सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, उनका प्रयोग परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और भी चीजें हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, एक तो ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स आ गया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी एडवर्ब्स हैं, जैसे कि एक एडवर्ब है येट। ठीक है ना, येट। येट माने क्या होता है? अभी तक। ठीक है, फिलहाल आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि येट जो है ये कंजंक्शन भी है। ठीक है, और येट जो है ये एडवर्ब भी है। ठीक है, येट जब कंजंक्शन होता है तो उसका यूज करने का तरीका अलग होता है। ये हम लोग कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर मैं येट एडवर्ब के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जब येट एडवर्ब होता है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए? इज इट क्लियर? या तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इज इट क्लियर? एग्जाम में येट को लेकर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जाम में जब येट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में यूज किया गया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय एडवर्ब के रूप में यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया गया होता है, और इसलिए वहां पर एरर होता है। समझ गए मेरी बात को? पास्ट इंडेफिनिट में न यूज होकर यह किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होना चाहिए। और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का क्या? या तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर क्या यूज हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो। ठीक है, और एक होता है सो फार। इसका मतलब भी यही होता है अभी तक। ठीक है, यह भी, लेकिन यह किसी भी सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। यह चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे नेगेटिव सेंटेंस में, दोनों में यूज किया जा सकता है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इज इट क्लियर? कैन बी used in all kinds of sentences of present perfect. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के हर तरह के सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि What did you eat? What did you eat so far? ठीक है ना, तुमने अभी तक क्या खाया? पढ़ने में यह सेंटेंस हमें एकदम सही लगेगा। क्यों सही लगेगा? क्योंकि हमारी आदत है गलत बोलने की इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश चूंकि गलत बोलने की आदत है, इस वजह से कई बार हम लोग एग्जाम में भी गलतियां करके आ जाते हैं। तो पढ़ने में आपको ये सेंटेंस एकदम सही लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको कहा था पहली क्लास में कि क्या होता है कि हम लोग
जब पढ़ रहे होते हैं तो साथ ही साथ उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब हम समझते हैं तो हिंदी में समझते हैं। ठीक है, ये चीज़ खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो जब हम हिंदी में समझते हैं तो इंग्लिश में अगर गलत लिखा होगा तो भी हिंदी में हम लोग उसको सही समझ लेते हैं। इज इट क्लियर? तो ये इंग्लिश में लिखा जरूर है, लेकिन इसको जब हम हिंदी में समझ रहे हैं तो हम इसको सही समझ रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग क्या है, इसमें कोई गलती नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर क्या आ गया है, आ गया है सो फार। सो फार और येट, ये दोनों ही सिचुएशन को क्या करते हैं, प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? प्रेजेंट से। और हमने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां यूज होता है, काम पूरा हो गया हो, काम पूरा हो गया हो, लेकिन वो किससे कनेक्टेड हो, प्रेजेंट से कनेक्टेड हो। समझ गए ना? अगर वो प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखेंगे। लेकिन यहां प्रेजेंट से कनेक्टेड है क्योंकि सो फार आ गया है। अब इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, देखिए मैं आपको यहां समझा देता हूं। ठीक है, येट और सो फार, इन दोनों की ही मीनिंग होती है फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, ये क्या है, पास्ट का पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ। नाउ, नाउ मीन्स व्हाट, नाउ मीन्स प्रेजेंट, नाउ मीन्स प्रेजेंट। और ये बैरियर है, हम इसके आगे की बात नहीं करते, इसके आगे की बात नहीं करते, ये बैरियर है, यहीं तक की बात करेंगे। समझ गए ना? फ्रॉम पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ, सिर्फ यहीं तक की बात होगी, यहां तक की, आगे इस बैरियर के बात नहीं होगी, इस बैरियर के हम इस तरफ नहीं जाएंगे। समझ गए ना? तो यानी यहां पर एक क्या दे दिया, लिमिट दे दिया। भाई ये पास्ट का टाइम हो गया, ये नाउ जो है प्रेजेंट का टाइम हो गया, तो ये क्या हो गया, उसके लिए एक बैरियर हो गया, यानी इसके आगे क्रॉस नहीं कर सकता। यानी जो भी एक्शन है इस बैरियर तक क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। समझ गए ना? वो एक्शन उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी यहां पर वो क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कंप्लीट हो जाना चाहिए यानी परफेक्ट। और चूंकि ये प्रेजेंट से कनेक्टेड है, नाउ, नाउ इज प्रेजेंट, काम पूरा हो गया, परफेक्ट और प्रेजेंट से कनेक्टेड है, तो कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ गई मेरी बात? तो व्हाट डिड यू ईट सो फार, डिड आ गया, डिड आने से वह सेंटेंस किसमें हो गया, वह सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, जबकि सेंटेंस किससे कनेक्टेड है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है। इस वजह से यहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, यानी हमें लिखना चाहिए व्हाट हैव यू, और जब डिड हटाकर हैव लगाएंगे तो ईट का जो है हमें थर्ड फॉर्म ईटन लिखना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, इज दैट क्लियर? बोलिए। ओके, वेरी गुड। अब देखिए येट का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं कि आई डिडंट ईट एनीथिंग येट। ठीक है, और ये सेंटेंस आपसे पूछा जाए कि सही है कि गलत है, तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस में येट का प्रयोग हुआ है। और मैं आपको क्या बताया हूं कि येट जो है वह सिचुएशन को, उस एक्शन को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, इनका मतलब क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ। येट और सो फार दोनों की मीनिंग क्या होती है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ। तो ये जो सिचुएशन हो गया, ये नाउ की बात कर रहा है, और देयर इज अ बैरियर, दैट मीन्स एक्शन इसको क्रॉस नहीं कर सकता, यानी बैरियर पे ही एक्शन क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, या उससे पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो आई डिडंट ईट एनीथिंग येट, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो गलत हो गया। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए था, आई हैवंट ईटन एनीथिंग येट। इसी तरीके से आप सो फार और येट का प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जो चीज है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में है। ऑलराइट, आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।